गुड आफ्टरनून टू ऑल। हमारा जो ये प्रोग्राम जो हमने शुरू किया था कल से, उसका जो पहला सेशन था, जो ये प्रोग्राम हम कर रहे हैं, ये किस लिए कर रहे हैं? जो भी आप हमारे एलए हैं, जेएलए हैं हमारे केमिस्ट्री डिपार्टमेंट के अंदर, जैसे हमारे जेएलए हैं मिस्टर मुकेश, और रणधीर जी हैं हमारे एलए, और आशा है हमारी एलए। तो जो आप सभी अब जो मेरे सामने अभी अपने इस रूम के अंदर हम बैठे हैं, तो जैसे कल मैंने देखो आप लोगों को बताया था, आपने सीखा था कि हमारी स्टेप्स क्या होती हैं जब भी हम किसी सामान को परचेज करते हैं। तो ड्यूरिंग द परचेजिंग ऑफ एनी ऑफ द मटेरियल इन द केमिस्ट्री डिपार्टमेंट इन एनी ऑफ द फंक्शन, चाहे हमारा फंक्शन हो कोई, या हम कोई परचेज कर रहे हो हमारे केमिकल की, इंस्ट्रूमेंट की, गिलासवेयर की, तो कल मैंने आपको बताया था कि क्या क्या स्टेप हमें फॉलो करनी पड़ती है। लेकिन अब मैं आपके सामने आज देखो, आप अपने सामने जो ये प्रोजेक्टर लगा हुआ है अपने डिपार्टमेंट में, आप इसके ऊपर सामने देखते भी रहना। आपको ये सारी चीजें मैं दिखाऊंगा कि जो कल चीजें मैंने बोली थी, अब वो बोली हुई चीजें, वो लेटर किस टाइप का होता है। जैसे कल मैंने आपको बताया था कि जो सबसे पहला हमारा पेपर होता है वो कौन सा होता है। कल मैंने क्या बताया था? सबसे पहला काम होता है कि हमें कोई भी चीज अगर परचेज करनी है, तो परचेजिंग के दौरान सबसे पहला काम क्या होता है? प्रिंसिपल से, हमारे प्राचार्य से उस चीज की सैंक्शन लेना, परमिशन लेना, जिसे हम कहते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव सैंक्शन। तो फॉर एग्जांपल, जैसे अभी हमारे डिपार्टमेंट में जो जैसे हमने फंक्शन कराया था अपना साइंस एग्जीबिशन का, तो उससे रिलेटेड देखो जो हमारी कंप्लीट फाइल बनी, जो अपने डिपार्टमेंट के अंदर रखी थी, जो हमने अपना जो भी काम किया वो कैसे किया, तो उसके थ्रू आप प्रॉपर देख पाएंगे और अच्छे से आप समझ भी पाएंगे। तो देखो हमारा सबसे पहला काम, जैसे आपने अभी देखा हमने क्या होता है, एडमिनिस्ट्रेटिव सैंक्शन, जिसमें हमें लिखना होता है, जैसे आपको यहाँ पे दिख रहा है, बोलो हमने क्या लिखा कि टू द प्रिंसिपल पंडित एनआरएस गवर्नमेंट कॉलेज रोहतक, और सब्जेक्ट में लिखना होता है एडमिनिस्ट्रेटिव सैंक्शन और द परमिशन फॉर कॉलिंग द कोटेशन फॉर परचेजिंग मटेरियल फॉर द साइंस एग्जीबिशन। जैसे साइंस एग्जीबिशन की है, ऐसे ही अगर हमें कोई सामान खरीदना है, कोई केमिकल या इंस्ट्रूमेंट या गिलासवेयर, तो हम यहाँ पे वही नेम मेंशन कर देंगे। फिर आगे हमें क्या लिखना होता है कि काइंडली अकॉर्ड मी द परमिशन फॉर कॉलिंग द कोटेशन, कि मुझे कोटेशन कॉल करने की परमिशन दी जाए। किस लिए? आगे वो मेंशन करेंगे। फॉर परचेज ऑफ मटेरियल for the preparation of project for the science exhibition at the college or the inter district level in the month of, जो भी जब हमें करवानी हो, and also constitute the committee for the same। हम कमेटी भी कॉन्स्टिट्यूट करवाते हैं, जैसे मैंने आपको बताया था। फिर हम यहाँ पे जैसे जो भी कमेटी बनती है, उस कमेटी के स्टेप से नाम लिख दिए जाते हैं, और उन सभी कमेटी प्रिंसिपल के, प्राचार्य के यहाँ पे साइन हो जाते हैं। फिर प्राचार्य के साइन होने के बाद जो भी कमेटी बनती है, फिर उस कमेटी मेंबर को बुलाया जाता है। उन कमेटी मेंबर के फिर यहाँ पे साइन करवा दिए जाते हैं कि ये सारा काम सभी कमेटी मेंबर्स को मिलके करना है। तो ये यानी ये होती हैं स्टेप्स। ये था सबसे पहला पॉइंट, जिसे हम क्या कहते हैं? एडमिनिस्ट्रेटिव सैंक्शन। क्या कहते हैं आप इसे? एडमिनिस्ट्रेटिव सैंक्शन। क्लियर हो गया? जो कल मैंने आपको बताया था, तो ये सबसे पहली स्टेप होती है एडमिनिस्ट्रेटिव सैंक्शन लेना। एडमिनिस्ट्रेटिव सैंक्शन लेने के साथ साथ अब दूसरा काम हमारा क्या होता है? फाइनेंशियल सैंक्शन ले लेना। तो फाइनेंशियल सैंक्शन में आप देखो दोबारा से स्क्रीन के ऊपर क्या होता है। हमें ये पता होना चाहिए कि हम फाइनेंशियल सैंक्शन जो ले रहे हैं वो कहाँ से ले रहे हैं, वो पैसा कहाँ से खर्च होगा, और कितना पैसा हमें खर्च करना है। तो जैसे अब हमारी साइंस एग्जीबिशन की अलग से सरकार की तरफ से ग्रांट आई थी, तो हमने क्या लिखा है यहाँ पे? साइंस एग्जीबिशन ग्रांट। कितना पैसा खर्च करना है, वो अमाउंट हम यहाँ पे लिख देते हैं। उसके बाद यहाँ पे हम साइड में लिख देते हैं कि हम पैसा किस चीज के ऊपर खर्च करेंगे। फिर परचेजिंग ऑफ मटेरियल फॉर द साइंस एग्जीबिशन बाय कॉलिंग द कोटेशन, हमने ऐसा लिख दिया। अमाउंट भी लिख दी। अमाउंट जितने का सामान खरीदना है हम उससे ज्यादा भी लिख सकते हैं, लेकिन जितना खरीदना है उसके बाद उतना बिल हमारा पास हो जाता है। नीचे हमने अमाउंट लिख दी, यहाँ पे जो इंचार्ज के साइन हो जाते हैं। उसके बाद यहाँ पे जो बर्सर है, जो अमाउंट हमने लिखी, बर्सर यहाँ पे उस अमाउंट को चेक करते हैं, ग्रांट लेटर को देखते हैं कि क्या इतनी ग्रांट आई भी हुई है कि नहीं, क्या वो इतना पैसा खर्च भी कर सकते हैं कि नहीं। क्या पता हमने यहाँ पे गलती से ज्यादा अमाउंट लिख दी हो, क्या पता यानी इतना पैसा हम खर्च ही ना कर सकते हो, क्या पता वो ग्रांट आई ही ना हो। तो जब तक वो ग्रांट आएगी नहीं, तो बरसर उस चीज को पास कैसे कर सकते हैं? प्रिंसिपल प्राचार्य उसको पास नहीं कर सकते। तो मीन्स उस पार्टिकुलर लेटर को देखने के बाद बरसर यहाँ पे अब उस अमाउंट को लिखते हैं, और वो हमें परमिशन देते हैं कि हाँ आप अपना कार्य कर सकते हैं। फिर बरसर के साइन करने के बाद आगे प्राचार्य भी साइन कर देते हैं कि आप प्रोसीड करें, आप अपने काम को करना शुरू कर दें इन प्रेजेंस ऑफ ऑल दीज कमेटी मेंबर्स। उसके बाद क्या होता है? ये सारी परमिशन मिलने के बाद नेक्स्ट हमारा काम होता है यहाँ पे कि जो भी हमारी जो जितनी भी ये स्टेप्स हैं,
उसके बाद क्या जाता है, उसके बाद जो भी सामान हमें खरीदना है उसके लिए जो भी अलग अलग वेंडर्स हैं, हमें उनके नाम लेके कि कम से कम हम 3 तो पर्सन जरूर होने चाहिए, 3 वेंडर्स होने चाहिए जिनके पास हम उन सामान के लिए कोटेशन भेजेंगे। बाय पोस्ट जानी होती है वो सारी चीजें। तो जो भी पर्सन होंगे उन सभी के 1 2 3 ये हमारा ऑफिशियल लेटर होगा। ऐसा ही एक लेटर होता है जो उन वेंडर्स का होता है अलग अलग, कि भाई पहला, दूसरा, तीसरा, जिनके पास ये सारा सामान हमारा, हम उनके पास कोटेशन भेजते हैं कि वो हमें बताएंगे जो जो सामान हमें खरीदना है उसका रेट क्या है। तो मीन्स हमने जैसे भेजते हैं, नीचे उनके लिए कंडीशन लिखते हैं, वही सब्जेक्ट, पहले ऊपर उनका नाम आएगा, ऊपर कॉलेज का नाम, नीचे उन वेंडर्स के नाम आते हैं। यहाँ पे हमने, ये हमारी ऑफिशियल कॉपी है जिसमें हमने उन सभी के नाम इकट्ठे लिखने होते हैं। और जो उनके पास कॉपी जानी होती है, जो उनके पास डाक से भेजा जाता है, उसमें सिर्फ एक एक का नाम होता है। उसके बाद हमारे कॉलेज के अंदर जो डिस्पैच रजिस्टर होता है, वहां से देखो ये मेमो नंबर लग जाता है, यहाँ से ये मेमो नंबर लगना होता है वहां पे। और उसके बाद यहाँ पे किस डेट को हम भेज रहे हैं वो डेट आ जाती है। उसके बाद सब्जेक्ट लिखा जाता है किस काम के लिए। उसके बाद हम ये सारी बातें लिखते हैं, ये कॉमन बातें होती हैं जो हमें गवर्नमेंट रूल्स के अनुसार ये लिखनी ही होती हैं। हम उन्हें टाइम दे देते हैं, हम 21 डेज का ऑलमोस्ट पे हम उनको टाइम दे देते हैं। उससे कम 15 डेज का भी दे सकते हैं, और भी कम हो तो 7 का डेज का दे सकते हैं। सारी की सारी बातें हम भर सर से पूछने के बाद फिर हम ये सारा टाइम वगैरह सारी चीजें हम इसमें लिख देते हैं, कंडीशन लिख देते हैं। वो सारी की सारी बातें, ये कंडीशंस हम लिखते हैं। साथ के साथ हम ये भी लिखते हैं कि जो हमने कोटेशन ली ये पूरे हमारे एक सेशन के लिए वैलिड होनी चाहिए, ताकि बार बार हमें कोटेशन ना मांगनी पड़े, जैसे मैंने कल भी आप लोगों के साथ डिस्कस किया था। और हमने ये भी बताया था कि जो हमारा सेशन होता है वो 1 अप्रैल, मान लीजिए अभी 2025 चला हुआ है, तो अभी जो अगला सेशन अब हमारा शुरू होगा वो 1 अप्रैल 2025 से होगा। तो 1 अप्रैल 2025 से लेके जो अगला साल है 31 मार्च 2026 तक हमारी ये जो कोटेशंस होती हैं ये वैलिड होनी चाहिए, ऐसा हम लिख के देते हैं। अब वो अगले वेंडर के ऊपर डिपेंड है कि वो उस बात को मान भी ले ना भी माने। जो हमारी सारी शर्तों को मान लेता है और जिसके रेट सबसे कम होते हैं, फिर उसी से हम सामान खरीदते हैं। तो सबसे पहला तो हमारा यहाँ पे काम ये होता है कि हम ये लेटर उनके पास भेजें। तो जितने भी वेंडर्स थे इस टाइप से लेटर बनाया जाता है, उसके ऊपर डिस्पैच रजिस्टर का नंबर लगता है, और उसके बाद उसको एनवेलप में डाल के और बाहर उस वेंडर का नाम लिख के और उसके ऊपर लिख देते हैं यही चीज कि कोटेशन फॉर द परचेज ऑफ मटेरियल फॉर द साइंस एग्जीबिशन, ऐसा कुछ। और उसको भी ये कहा जाता है कि जब वो हमारे पास दोबारा रिस्पॉन्स दे तो अपने लिफाफे के ऊपर, एनवेलप के ऊपर वो क्लियरली मेंशन करे यही हेडिंग कि कोटेशन फॉर द परचेज ऑफ मटेरियल फॉर द साइंस एग्जीबिशन। नहीं तो कॉलेज में जब वो लेटर आएगा तो उसका पता क्या चलेगा कि वो लेटर आया किस पर्पज के लिए है। तो ये सारी बातें हम करने के बाद ये उनके पास चली जाती है। साथ में जो हमारी रिक्वायरमेंट के जो आइटम्स होते हैं वो लिस्ट हम अटैच कर देते हैं। ये सारे आइटम्स के नाम लिखने के बाद आगे हम लिख देते हैं, कोई हमारी स्पेसिफिकेशन है तो हम जरूर लिखते हैं कि आइटम हो किस कंपनी का हो, किस साइज का हो, वगैरह वगैरह सारी स्पेसिफिकेशन के साथ हम उसको देते हैं। आगे उसको कहते हैं कि वो रेट बताए, कोई जीएसटी लगाता है तो कोई परसेंटेज है हर आइटम के ऊपर कितनी है, वो सारी बातें बताएं। मीन्स एवरीथिंग उसको हमें बतानी पड़ती है, तभी हमें फाइनल रेट का पता चलता है। तो ये करने के बाद इनके ऊपर प्रॉपरली साइन हो जाते हैं प्राचार्य के, फिर उस लेटर को उनके पास भेज दिया जाता है। जैसे मैंने अभी बताया था, बरसर देखते हैं क्या कोई ऐसा लेटर आया कि नहीं। जैसे ये ऐसे लेटर आता है और वो ग्रांट का लेटर आता है, उसमें लिखा होता है कि हाँ ये पैसा आपके लिए, आपके कॉलेज के लिए आया हुआ है। जैसे ये एनआरएस कॉलेज था, ये इसकी अमाउंट आई हुई थी, तो इस टाइप से वो कर देते हैं। उसके बाद क्या हुआ, जिन वेंडर्स के पास हमने भेजा वो दोबारा हमारे कॉलेज के अंदर वो भेजते हैं अपने रेट करके, इस आइटम का ये रेट है, इस आइटम का ये रेट है। तो जो भी एनवलप हमारे कॉलेज के अंदर आता है, जैसे मैंने बताया डिस्पैच किया तो डिस्पैच रजिस्टर का नंबर लग के वो उन वेंडर्स के पास चला गया। जब उनकी डाक से हमारे कॉलेज के अंदर उनका रेस्पॉन्स आया, जो उनका एनवलप आया, तो आते ही साथ क्या किया जाता है, यहाँ पे कॉलेज के अंदर एक दूसरा रजिस्टर होता है, रिसिप्ट रजिस्टर। देखो ये रिसिप्ट नंबर लग जाता है, किस डेट को वो लेटर आया उस लेटर का नंबर लग जाता है, प्राचार्य उसके ऊपर साइन कर देते हैं। और फिर ये मार्क कर दिया जाता है उस पार्टिकुलर कन्वीनर को जो इस काम से संबंधित है। तो उसके पास, जैसे यहाँ पे टीचर का नाम लिख दिया जाता है, उसके पास चला जाता है ये। फिर ये जो जाने के बाद आपके ये जो लास्ट डेट हमने दी थी कोटेशन के वापस आने की, लास्ट डेट जब हो जाती है तो उसके बाद जैसे ये जितने भी आपके एनवेलप हमारे पास पहुंच जाते हैं,
उन एनवलप को लेके, जैसे हमने आपको कल भी बताया था, हम प्राचार्य के पास चले जाते कमेटी मेंबर की प्रेजेंस में, और फिर वहां पे देखो ऐसी बातें लिखी जाती, ओपन इन अवर प्रेजेंस, उसी एनवलप के बाहर ऐसे लिखा जाता है। सारे कमेटी मेंबर उसके ऊपर साइन कर देते हैं कि एनवलप हम प्राचार्य के सामने खोल रहे हैं, और सभी कमेटी मेंबर की प्रेजेंस में खोल रहे हैं। तो ऐसा करने के बाद जब हमने इस एनवलप को खोला, खोलने के बाद अंदर जो भी, फिर दोबारा से प्राचार्य के भी यहाँ पे साइन हो जाते हैं कि प्राचार्य की प्रेजेंस में ऐसा हुआ। फिर उसके अंदर जो भी उसने रेट भेजे, देखो जो भी रेट भेजे वो सारी चीजें एनवलप खोलने के बाद हर पेज के ऊपर वही बात लिखी जाती है, ओपन इन अवर प्रेजेंस। सारे कमेटी मेंबर साइन कर देते हैं, प्राचार्य भी साइन, एंड सो ऑन। जितने भी पेज होंगे हर पेज के ऊपर वही बातें लिखी जाएंगी, सारी कमेटी मेंबर, प्राचार्य के साइन, हर पेज के ऊपर ऐसा किया जाता है। उसके बाद जो दूसरा वेंडर का जो एनवलप आया, ऐसे वो भी एनवलप किसी डेट में आया होगा, जो डेट में आया तो रिसिप्ट रजिस्टर के अंदर एंटर हुआ होगा, तो उस रिसिप्ट का नंबर यहाँ पे लिख दिया जाता है, डेट लिख दी जाती है, प्राचार्य के साइन हो जाते हैं, और उसको फिर भेज दिया जाता है कंसर्न्ड मेंबर के पास। फिर उसी टाइप से इसके ऊपर भी जब वो लास्ट डेट चली जाती है उसके बाद, जैसे सारे एनवलप जब इकट्ठे हो जाएं, तो जैसे पहले वाला एनवलप खोला था ये भी वहीं पे उसी प्रेजेंस में खुलता है, उन्हीं कमेटी मेंबर्स के सभी के इसके ऊपर भी इकट्ठे साइन होते हैं, प्राचार्य के भी साइन होते हैं, एंड सो ऑन। फिर अंदर जितने भी पेज होंगे उनके ऊपर भी कमेटी मेंबर और प्राचार्य के साइन हो जाते हैं। ऐसे ही जितने भी वेंडर्स के देखो आते हैं, जैसे नेक्स्ट वेंडर आ गया, वही सेम तरीका जैसे मैंने बताया, इसके ऊपर भी जैसे रिसिप्ट नंबर लगा कि किस डेट को आया, वो नंबर लग गया, प्राचार्य के साइन हो गए। उसके बाद उसी डेट, लास्ट डेट जाने के बाद अगली डेट को उस एनवलप को खोला जाता है, कमेटी मेंबर साइन करते हैं, प्राचार्य साइन करते हैं, हर पेज के ऊपर अंदर ओपन इन अवर प्रेजेंस लिखे सभी कमेटी मेंबर के साइन। फिर ये जो भी रेट आपने देखे जितने भी, अब हम करेंगे क्या, इसके बाद अगली स्टेप जैसे मैंने कल आपको बताई थी ना, कि जब ये सारे एनवलप खुल जाते हैं उसके बाद ये कंपैरेटिव स्टेटमेंट बनाई जाती है। कंपैरेटिव स्टेटमेंट में क्या करते हैं, यहाँ पे सीरियल नंबर लिखा जाता है, यहाँ पे आपके आइटम का नाम लिखा जाता है, ये वेंडर्स बन जाते हैं जिसने, जिनके रेस्पॉन्स हमारे पास आए। फिर जो हर आइटम था, हर आइटम का रेट लिखा जाता है, उसके ऊपर कितनी जीएसटी थी, जीएसटी की अमाउंट कितनी बन गई, टोटल अमाउंट कितनी हुई, तो जो टोटल जो भी पैसे बनते हैं उसके, तीनों कंपनी ने जो रेट भेजे वो लिख दिए जाते हैं। जैसे यहाँ पे इस कंपनी का पहले का रेट, जैसे मान लीजिए ये सेकंड वाले ने ये दिया, थर्ड वाले ने ये दिया, सबसे कम किसका है, हम ये कंपैरेटिव बनाने के बाद बर्सर के पास जाते हैं, जो लोएस्ट रेट होता है उसके ऊपर बर्सर रेड पेन से उसको सर्कल कर देता है। तो जितने भी आइटम जो हमने मंगवाए, जरूरी नहीं कि हम सारे खरीदना चाहते हैं, मान लीजिए हमने 100 आइटम की कोटेशन मांग ली, हमें 10 की जरूरत है, तो हम सिर्फ 10 का ही ऑर्डर करेंगे बाद में, लेकिन 10 का किसको ऑर्डर करेंगे, इन तीनों में से उस कंपनी के पास ऑर्डर हम कर सकते हैं जिसके रेट सबसे कम आए हों। तो इसलिए कंपैरेटिव स्टेटमेंट बनाई जाती है, कंपैरेटिव स्टेटमेंट एक बार ही बनाई जाती है। तो ये एक बार देखो पूरी कंपैरेटिव स्टेटमेंट इस टाइप से बन गई, और ये बनाने के बाद हम इसमें लिखते हैं फिर नीचे कि जो लोएस्ट रेट थे वो किसके मिले, तो जिनके ऊपर बर्सर ने सर्कल किया उसके मिले। कमेटी मेंबर सारे जितने भी सारे साइन कर देते हैं, बर्सर साइन कर देते हैं, प्राचार्य साइन कर देते हैं। इसका मतलब क्या था कंपैरेटिव स्टेटमेंट का, कि इसमें ये बता दिया गया है बर्सर, प्राचार्य, सभी कमेटी मेंबर्स के द्वारा, कि जिसको सर्कल किया गया है, जिसका जो ये लिस्ट बनी है कंपैरेटिव लिस्ट, आप हमेशा पूरे साल के लिए इसी को यूज करेंगे। आप इसको जब यूज करेंगे पहली बार, तो ये जो पहली बार जब हम इस कंपैरेटिव लिस्ट को यूज करेंगे, करने के बाद फिर इसकी फोटोकॉपी लगेगी हर बार। मान लीजिए इसी सामान को हमने दोबारा खरीदना है, तिबारा खरीदना है, कितनी भी बार खरीदना है, तो इसी कंपैरेटिव लिस्ट को लगा दिया जाता है। और जब ये कंपैरेटिव लिस्ट के बेसिस के ऊपर जब बिल पास होता है उसका वाउचर नंबर लगता है, इस पहले जब ये पहला बिल होता है इसका जो वाउचर नंबर होता है, उस वाउचर नंबर को हमें लिख के संभाल के रखना पड़ता है, क्योंकि अगली बार जब हम इसी कंपैरेटिव लिस्ट को यूज करते हुए दोबारा सामान खरीदेंगे तो क्या होगा, फिर हमें दोबारा वेंडर के पास थोड़ी ना कुछ भेजना है, एक बार तो आ चुकी कंपैरेटिव लिस्ट बन चुकी है, फिर हमें सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटिव सैंक्शन लेनी है, फाइनेंशियल सैंक्शन लेनी है, कंपैरेटिव पहले से बनी हुई है, इसकी फोटोकॉपी ले लेंगे, और इसकी फोटोकॉपी के ऊपर जो ये पहली बार का जो बिल है इसका वाउचर नंबर जो लगा होगा वो लिख देते हैं दूसरी बार जब सामान खरीदें। तो अब जो भी कंपैरेटिव बन गई, कंपैरेटिव बनने के बाद जो भी सामान हमें खरीदना है फिर हम ऑर्डर करते हैं, उस कंपनी को ऑर्डर करते हैं जिसका रेट सबसे कम हुआ हो। तो फिर उसके बाद हमने ये देखो इस टाइप से टू द कंपनी का नाम, ऑर्डर लिखते हैं उसको कि ऑर्डर करें, फिर हम लिख देते हैं कि आपके कोटेशन सबसे कम मिली, आपके रेट सबसे कम मिले, इसलिए आप हमें ये सामान भेजें। तो ये लैंग्वेज होती है इस टाइप से, जैसे कल मैंने आपको समझाया था। उसके बाद अब हमें यहाँ पे क्वांटिटी भी लिखनी होती है, यानी आइटम का नाम लिख दिया, उसके रेट क्या थे वो लिख दिया पर आइटम,
कितनी खरीदनी है, जैसे 2 3 4 जितने भी, टोटल रेट हो गया, फिर टोटल अमाउंट नीचे आ जाती है। तो इस टाइप से फिर ये ऑर्डर बना के सभी कमेटी मेंबर के, प्राचार्य के साइन करा के हम इसको भेज देते हैं उस कंपनी के पास। फिर वो कंपनी क्या करती है, फिर हम उसको कहते हैं कि कोई एडवांस पेमेंट नहीं होगी, जैसे हमने पहले बताया था। फिर वो बिल लेके आते हैं और सामान भी लेके आते हैं। तो ये जो बिल लेके आते हैं, सामान लेके आते हैं, वो लेने के बाद जो ये बिल होता है, हम इस बिल को लेके, हमारा स्टॉक रजिस्टर होता है, स्टॉक रजिस्टर के अंदर हम इन सारी आइटम्स की एंट्री करते हैं। और एंट्री करने के बाद जो ये बिल होता है, इस बिल का मान लीजिए कंटिन्यूएशन में ये बड़ा बिल था, तो उसके बाद जो इसका लास्ट पेज होता है, देखो इस टाइप से, उस लास्ट पेज के ऊपर क्या होता है, यहाँ पे स्टैंप लग जाती है। स्टैंप के ऊपर को उस रजिस्टर का क्या नाम था, जैसे मिसलेनियस रजिस्टर था केमिस्ट्री डिपार्टमेंट का, स्टॉक रजिस्टर में आपके जो ये लगा, तो किस डेट में आया, तो ये डेट का नंबर आ गया। उसके बाद किस किस पेज के ऊपर एंट्री हुई इनकी, ये पेज नंबर हमने लिख दिया यहाँ पे कि इस पेज के ऊपर हमने इन आइटम्स की एंट्री कर दी है। फिर साइन हो जाते हैं, फिर कमेटी मेंबर्स के साइन हो जाते हैं, फिर ये दूसरी स्टैंप लगती है। इसमें बरसर सारी चीजों को चेक करके यहाँ पे कितने कितने रुपए का बिल था, यहाँ पे अमाउंट लिख देते हैं। फिर उसके बाद प्रिंसिपल के साइन हो जाते हैं। फिर इस बिल को हम पर्टिकुलर जो आपका अकाउंट जो क्लर्क होता है उसके पास इसको हम जमा करा देते हैं। फिर सामान हमें मिल गया, और जो ये बिल जमा कराने के बाद ये ट्रेजरी में जाके फिर ये पास होता है। जिस कंपनी से हमने सामान खरीदा उनके अकाउंट में डायरेक्ट पैसे चले जाते हैं, या उनके नाम के ऊपर कोई चेक बन जाता है, डिपेंडिंग अपॉन द किस टाइप की ग्रांट है। आमतौर पे डायरेक्ट उनके अकाउंट के अंदर ही पैसे चले जाते हैं। तो ये तो था तरीका कि सामान खरीदने का किस तरीके से किया। अब जैसे मैंने आपको बताया था कि अगर हमें यही सामान दोबारा खरीदना है तो हम क्या करें। अगर यही सामान हमें दोबारा खरीदना है तो फिर हम क्या करेंगे, हमें करना होगा सिर्फ यही काम। देखो जो मैंने बिल्कुल स्टार्ट में आपको बताया था ना, हम सिर्फ लिखेंगे ये एडमिनिस्ट्रेटिव सैंक्शन, और एडमिनिस्ट्रेटिव सैंक्शन लिखने के बाद फिर एक लेंगे सैंक्शन, ये फाइनेंशियल सैंक्शन। सिर्फ ये 2 फॉर्म हम भरेंगे, और ये भरने के बाद डायरेक्ट जो हमारी बनी थी, बोलो क्या, कंपैरेटिव स्टेटमेंट, ये बीच वाले आइटम्स की हमें बिल्कुल जरूरत नहीं है। तो ये जो पहले वाला जो बिल पास हो चुका है, दोबारा अगर सामान खरीदना हो तो हमें ये जितने भी और पेपर, हमें इनकी आवश्यकता नहीं। हमने एडमिनिस्ट्रेटिव सैंक्शन ली, फाइनेंशियल सैंक्शन ली, उसके लेने के बाद देखो जो अभी आपके सामने देखो दोबारा आएगी यहाँ पे स्क्रीन के ऊपर, आप देखते रहे। हाँ, ये कंपैरेटिव स्टेटमेंट, इस पूरी कंपैरेटिव स्टेटमेंट बिल्कुल पूरी की हम पूरी की फोटोकॉपी करवा लेंगे। और इसके ऊपर जो पहले वाला बिल पास हुआ था उसका वाउचर नंबर, डेट, वो हम इसके ऊपर मेंशन कर देंगे। और फिर ये कंपैरेटिव स्टेटमेंट की फोटोकॉपी साथ लग जाती है। और इस कंपैरेटिव स्टेटमेंट में से अब हमें कौन सा सामान है खरीदना, जो भी सामान खरीदना है उसका फिर हम ऑर्डर तैयार कर लेते हैं इस टाइप से। फिर दोबारा से ऑर्डर बनता है, और दोबारा से जब ऑर्डर बनता है तो ऑर्डर जब भी हम भेजते हैं तो दोबारा जो डिस्पैच रजिस्टर होता है, तो ये डिस्पैच रजिस्टर का नंबर लगना होता है कि इस डेट में हमने ऑर्डर किया था। उसके बाद फिर दोबारा से ऑर्डर लिस्ट लग जाती है, जो जो भी आइटम खरीदने हो। हम आइटम सिर्फ उसी कंपैरेटिव लिस्ट से खरीद सकते हैं। हम उस कंपैरेटिव लिस्ट में अगर कोई आइटम नहीं है तो उसको हम नहीं खरीद सकते। उसके लिए हमें अलग से अपना पूरा प्रोसीजर अपनाना होगा। तो इसी कंपैरेटिव लिस्ट के अंदर जिन जिन भी आइटम के नाम हैं उन्हीं को हम दोबारा ऑर्डर दे सकते हैं। और फिर उसी टाइप से जब वो उनका जो इस भी चीज का हम ऑर्डर देंगे, ऑर्डर देने के बाद वहां से दोबारा से कोई बिल आएगा, जो बिल आएगा उसी टाइप से उसकी प्रॉपर स्टॉक रजिस्टर के अंदर एंट्री होगी। और एंट्री होने के बाद फिर दोबारा से क्या होगा, इसी बिल के बैक में इसी टाइप से ये 2 स्टैंप लगनी होती है, फर्स्ट और सेकंड, और इनके ऊपर पार्टिकुलर आपकी एंट्री कर दी जाती है। और उसी टाइप से कमेटी, आपकी जो कमेटी जैसे पहले जो बनी थी, जरूरी नहीं कि जो कमेटी पहली बार बनी, देख मान लीजिए ये सामान पहली बार खरीदा, ये तो मान लीजिए केमिस्ट्री डिपार्टमेंट ने खरीदा, हमारे पास ये आपकी कोटेशन आ चुकी थी, कंपैरेटिव बन चुकी थी। इस कंपैरेटिव स्टेटमेंट के अंदर देखो जितने भी आइटम है, जितने भी आइटम थे, इन आइटम में से मान लीजिए कोई फिजिक्स डिपार्टमेंट है, कोई और डिपार्टमेंट है, उनको इस सामान को खरीदना है तो वो हमारी इस कंपैरेटिव स्टेटमेंट को यूज कर सकते हैं। तो वो क्या करेंगे, अकाउंट क्लर्क के पास जाएंगे, और जाने के बाद वो क्या करेंगे, कंपैरेटिव स्टेटमेंट की इसकी फोटोकॉपी करा लेंगे, वाउचर नंबर लिख लेंगे। फिर वो उनको इसमें से क्या सामान चाहिए, तो वो अपने लेवल के ऊपर अपनी एडमिनिस्ट्रेटिव सैंक्शन लेंगे, फाइनेंशियल सैंक्शन लेंगे, इस कंपैरेटिव लिस्ट को बना देंगे और ऑर्डर कर देंगे। तो अब वो एंटर कहाँ पे होगी, वो एंटर अब अपने स्टॉक रजिस्टर के अंदर करेंगे जहां पे उनको करना है। तो ये था हमारा तरीका कि क्योंकि ये सबसे जरूरी है
अपने जो आप सभी जो अभी बैठे आपने मेरी ये बातें सुनी, जो पहले तो मैंने आपको सिर्फ जुबानी बताया था, आज मैंने आपको दिखा भी दिए हैं सारे अपने स्क्रीन के ऊपर, अपने प्रोजेक्टर के ऊपर, ये सारी की सारी चीजें, और बिल्कुल एग्जैक्ट, ताकि आप समझ पाए अच्छे से। और ये सारी फोटोकॉपी देखो हमारे डिपार्टमेंट के अंदर तो रखी ही है, लेकिन वो रखी है तो उनका पर्पज क्या है, कैसे वो काम करते हैं, तो ये मैंने आपको दोबारा भी बता दिया। हम ये करते रहेंगे, आपकी हेल्प तो देखो हम करेंगे ही, जैसे ये सारा जो टाइप का काम ये अभी तक जैसे हम आपके लिए कर देते थे, आपको इसलिए बताया कि आगे से आप भी इस चीज को सीख जाए कि किस तरीके से काम करना है, कैसे उसको सेव करना है। और ये सारी की सारी चीजें देखो हमने आपको एक लिंक की फॉर्म में दे रखी है, ये सारी चीजें अवेलेबल हैं। आप आराम से उस लिंक के ऊपर क्लिक करके बड़ी आराम से इस फाइल को दोबारा आप देख सकते हैं क्या कुछ है। ये चीजें कभी गुम होंगी नहीं, इसलिए तो हमने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म को भी यूज किया है। तो और आपकी जितनी भी, जैसे आज मैं आपको ये समझा रहा हूँ, ये सारी चीजें हमारी रिकॉर्डेड फॉर्म के अंदर होंगी। जैसे पहला प्रीवियस जो हमारा सेशन था, पहला जो दिन था हमारा, आपके जो ये वर्कशॉप या जो हमारा वैल्यू एडेड सर्टिफिकेट कोर्स जो हमने आपके लिए चलाया है, आपके एलए जेएलए जो है, आप हमारे तीन ही हैं आप केमिस्ट्री डिपार्टमेंट के अंदर, तो तीनों के लिए चलाया है। तो यानी इस चीज का फायदा और कॉलेज के एलए जेएलए भी ले सकते हैं, है ना, उनको सुन के उस चीज का फायदा उठा सकते हैं। जरूरी नहीं एलए जेएलए के लिए, मान लीजिए मैं ही हूं, मैं नया टीचर लग गया किसी कॉलेज के अंदर फॉर एग्जाम्पल, और मुझे ये काम मिल गया, और मेरे डिपार्टमेंट में मान लीजिए कोई एलए जेएलए नहीं है, तो मुझे भी ये काम आना चाहिए, क्योंकि ये काम हमारे सबके लिए जरूरी होता है, क्योंकि क्या पता किसको ये काम हमें से करना पड़ जाए। तो ये था सारा, बड़ा ही यूजफुल था। एक चीज और मैं आपको बता दूं, जो आप ध्यान रखें, ये जरूरी नहीं है कि देखो मैंने आपको बताया तो आपके ही काम आएगा। पूरे इंडिया के अंदर कोई भी विभाग हो, कोई भी विभाग हो, किस हर विभाग के अंदर, हमारा तो एजुकेशन डिपार्टमेंट है, वो कोई दूसरा विभाग हो, आपका एजुकेशन सेक्टर की बजाय वो मेडिकल सेक्टर हो, कहीं पे भी हो, परचेजिंग तो देखो हर जगह होती है, परचेजिंग के तरीके एक ही होते हैं, वे वही होता है, यही काम करना पड़ता है, यही स्टेप उठानी पड़ती है। तो इन सारी स्टेप्स का हमें फिर ध्यान रखना चाहिए, और हमें पता भी होना चाहिए इन चीज का, क्योंकि ये बड़ी बेसिक चीज है। क्योंकि अगर हमें इनका ना पता हो तो फिर ये लगता है कि, और ये कोई मुश्किल चीज भी नहीं, ताकि वो आपको मुश्किल ना लगे, मुश्किल तब तक होती है जब हम आपको वो चीज छुपा के रखेंगे, लेकिन हमने आपके लिए ओपन प्लेटफॉर्म के अंदर ये रख दी है। फोटोकॉपी भी आपके पास है, आपके डिपार्टमेंट में आपकी फाइल के अंदर है, आप देख के ऐसे लेटर तैयार कर सकते हैं, सिर्फ लैंग्वेज ही तो बदलनी है थोड़ी। जो मटेरियल मान लीजिए कभी हमारे कोई केमिकल फिनिश हो गए, तो उसको हमें करना होगा। तो ऐसे ही जैसे अभी, तो आज हमारी 18 मार्च है, जैसे हमने कल से स्टार्ट किया था ना अपना सेशन, तो आज 18 मार्च है। तो 18 मार्च को जैसे हमारा आज दूसरा सेशन हो गया, जिसमें जो कल आपको चीजें समझाई थी उसको बिल्कुल डायरेक्ट आपको प्रोजेक्टर के ऊपर ही शो कर दिया हमने, ये सारी चीजें आप देख पाए। तो मेरे हिसाब से आपको ये चीजें सारी क्लियर हो गई होंगी। आप में से फिर भी कोई भी देखो चीज होंगी तो हम एक दूसरे का देखो आपस में सहयोग तो करते ही रहेंगे। तो आज का सेशन हमारा आपको यानी अच्छा लगा होगा। सो थैंक यू। आपको कोई डाउट हो तो आप कुछ मेरे से बातें डिस्कस कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। तो हमारा सेशन हम आज यहीं पे समाप्त करते हैं। कल दोबारा से अपनी और नई चीजों के साथ हम आपको बताएंगे कि हमारे केमिस्ट्री डिपार्टमेंट में और किन किन चीजों का हमें ध्यान रखना चाहिए। हम आपको सॉल्यूशन बनाना भी सिखाएंगे, उसमें क्या क्या टर्म्स यूज होती हैं केमिस्ट्री की, क्योंकि आप केमिस्ट्री डिपार्टमेंट में एलए जेएलए हैं, तो उन चीजों का आपको पूरा ज्ञान होना चाहिए। मेरे को अभी भी याद है, हम जिस कॉलेज में, जैसे मैं पढ़ता था जाट कॉलेज में, हमारे जो एलए थे जेएलए थे, उनको इतना ज्ञान था कि वो केमिकल्स को देख के बता देते थे कि इसमें क्या है, सारे सॉल्यूशन का उनको ज्ञान था प्रॉपरली। तो आप जो जैसे रणधीर जी, आप अभी प्रमोट होके आए हैं एलए, तो आपको केमिस्ट्री का जैसे अभी पता नहीं है। तो जैसे शिक्षा जी आप आए हैं, तो आपको जैसे केमिस्ट्री के केमिकल्स और इनका नहीं पता है। तो मुकेश तो जैसे पहले से है, इसको तो काफी कुछ पता ही है पहले से, लेकिन फिर भी काफी चीजों से यानी रूबरू हो जाएं, तो मेरा फर्ज था ये हम आपको बता दें। तो कल हम आपको और भी आगे हमारे केमिस्ट्री डिपार्टमेंट में जितनी भी चीजें हैं, क्योंकि ये हमारे सेशन तो डेली चलेंगे काफी दिन तक, जब तक हम आपकी जो पूरी जानकारी आपके साथ साझा ना कर ले। तो बहुत अच्छा लग रहा है हमें भी, आपको भी काफी अच्छा लग रहा होगा। सो थैंक यू फॉर द टुडेज सेशन, कि आपने बड़े ध्यान से सुना, अच्छे से सुना, और आप इंटरेस्ट भी ले रहे हैं। मेरे लिए अच्छी बात यह है कि आप बड़े ध्यान से इन सारी चीजों को सुनते हैं, समझते हैं, और अपने कुछ एक नोट डाउन भी कर लेते हैं आप उन चीजों को। तो थैंक यू।